नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरों को हमने शामिल किया है अपने इस कार्यक्रम में। खबरों के विश्लेषण के लिए द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। और झलकियों की शुरुआत यूपीआई पेमेंट के साथ। बिन पिन के होगा अब यूपीआई पेमेंट। हाँ, एक नई व्यवस्था लागू हुई है। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, कोड स्कैन करते हैं, उसके बाद आपको जो पिन डालना पड़ता है वो अब नहीं डालना पड़ेगा। तो फिर क्या डालना पड़ेगा, क्या नई व्यवस्था है, इसको चर्चा करेंगे। अगली बात होगी रियल एस्टेट सेक्टर की। 1 करोड़ से महंगे घर ज्यादा बिक रहे हैं। प्रीमियम हुआ रियल एस्टेट का मार्केट। घर बिके तो बिके, साथ में गाड़ियां भी बिकी। नवरात्र पर गाड़ियों की बिक्री में जोरदार उछाल आया है। जीएसटी कटौती का असर साफ दिखा है। यह असर कितना लंबा चलेगा, चर्चा इस पर करेंगे। गोल्ड, घर बिके, गाड़ी बिकी, गोल्ड के भी निवेश में बड़ी बढ़ोतरी हुई। ईटीएफ ने रिकॉर्ड निवेश किया है। सितंबर में 146 टन सोना ईटीएफ के रास्ते गोल्ड पहुंचा है। गोल्ड में इतनी बड़ी खरीदारी ही दरअसल गोल्ड की कीमतों में ऊंचा बनाए रखने में मदद कर रही है। कल हमने सेंट्रल बैंक की खरीदारी बताई थी, आज ईटीएफ की खरीदारी बताई थी, और सोना भी लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। और चलते चलते एक चर्चा होगी रूस और यूक्रेन युद्ध पर। यहां पर कुछ तस्वीर बदलती नजर आ रही है। यूक्रेन को अब यह समझ आ गया कि अब रूस के तेल पर निशाना साधना चाहिए। 2-3 साल के बाद यह रणनीति जब बदली है तो इससे कितनी सूरत बदलेगी, इसको हम समझेंगे अंशुमान जी के साथ। लेकिन इससे सबसे पहले एक खबर कफ सिरप से जुड़ी। इन दिनों कफ सिरप का मामला, मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है। कफ सिरप के इस्तेमाल से बच्चों की मौत के मामले आने के बाद केंद्र सरकार ने कफ सिरप की बिक्री को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप और कोल्ड मेडिकेशन की दवाई नहीं देने की बात कही गई है। इस बीच मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मरने वाले बच्चों की संख्या 20 हो गई है। सर, क्या इस आदेश का दवा उद्योग पर असर पड़ेगा? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। इस पर कल भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। पहली चीज तो ये कि जो नई जांच से तथ्य निकल कर आ रहे हैं वो ये दिख रहे हैं कि बच्चों की इस कफ सिरप में जिस साल्ट का, जिस केमिकल का इस्तेमाल किया गया था उसे 2 साल पहले ही बैन कर दिया गया था, और खासतौर से छोटे बच्चों के लिए। अब सरकार ने क्या किया, अचानक नीजर्क घबराहट में जो आदेश जारी किया है उसमें बहुत सारी कफ सिरप्स की बिक्री और उनका इस्तेमाल, उसे लेकर डॉक्टरों के बीच गहरा असमंजस है। क्योंकि अगर दवाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो इलाज कैसे किया जाएगा। ये सारी दवाएं जिन्हें ड्रग रेगुलेटर से अप्रूव करते हैं, इन फैक्ट्रियों की जांच करते हैं, इन्हें बाजार में बेचने का लाइसेंस देते हैं, ये व्यवस्था कैसे ठीक हो, इसका कोई समाधान पिछले 3-4 दिनों में हमें नहीं दिखाई दिया। और मध्य प्रदेश में मरने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्योंकि ये दवा सस्ती थी और बड़े पैमाने पर बिकती थी, इसलिए देश के तमाम हिस्सों में ये दवा उपलब्ध है। कई राज्यों ने इसे बंद भी कर दिया है। पर बुनियादी सवाल है कि पिछले साल से लगातार हम कफ सिरप में मिलावट, कफ सिरप में जहरीले अंशों को देख रहे हैं और इसकी ये घटनाक्रम पूरी दुनिया में भारत की फार्मा उद्योग की छवि भी खराब कर रहे हैं। रिस्क ये है कि अगर ये इस तरीके की कफ सिरप के मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाए गए भारत की तरफ से, तो फिर WHO की तरफ से भारत पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगली खबर यूपीआई से जुड़ी। यूपीआई के जरिए पेमेंट के लिए पिन की बाध्यता को खत्म किया जा रहा है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक आधारित पेमेंट व्यवस्था को लॉन्च किया है। इसमें फिंगरप्रिंट या फेस रीडिंग के आधार पर पेमेंट हो जाएगी, पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, क्या वजह है, क्या मकसद है इसके पीछे, बायोमेट्रिक लाने के पीछे? अगले लेवल की सुरक्षा है यूपीआई को लेकर। यूपीआई में पिन भूलने का, पिन चोरी होने का और ओटीपी के तमाम फ्रॉड्स की समस्याएं बार बार आती थी। तो ये नेक्स्ट लेवल पे जाने के बाद इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। ग्लोबल फिनटेक कांग्रेस में, फेस्ट में इसे लागू किया गया है। और ये सामान्य जो बायोमेट्रिक व्यवस्थाएं हैं, जिनमें कि चेहरा है, जिनमें फिंगरप्रिंटिंग है, इनके जरिए लागू किया जाएगा। सबसे ज़्यादा लाभ इसे ग्रामीण इलाकों के लोगों को मिलेगा, जो आमतौर पर पिन डालने में उतने सहज नहीं होते। पिन याद करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, उनसे पिन खो जाती है। उनके लिए ये बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था यूपीआई के इस्तेमाल को आसान बनाएगी।
देश का रेजिडेंशियल होम मार्केट में अब प्रीमियम सेगमेंट का कब्जा हो गया है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह पता चला कि सितंबर तिमाही के दौरान देश में जितने रेजिडेंशियल घर बिके हैं उनमें 50% से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक है। कुल लॉन्च होने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट में 58% हिस्सेदारी ऐसे प्रोजेक्ट्स की है और घरों की कुल इन्वेंट्री में 37% हिस्सेदारी इस तरीके के घरों की बनी हुई है। सर, क्या लगता है इस दिवाली पर भीतर से क्या तस्वीर निकल के सामने आती दिख रही है आपको? 1 करोड़ अब न्यू नॉर्मल जैसा दिख रहा है प्रॉपर्टी बाजार में? हाँ, 1 करोड़ बिल्कुल न्यू नॉर्मल जैसा दिख रहा है। और ये परिस्थिति पिछले 1 साल से बनना शुरू हुई थी। कोविड के बाद से भारत में सस्ते अफोर्डेबल हाउसेस की मांग खत्म हो गई थी। धीरे धीरे अफोर्डेबल हाउसेस के लॉन्चेस भी खत्म हो गए। तो नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट बता रही है कि बढ़ोतरी केवल 1% की है ग्लोबल मकानों की मांग में, लेकिन ज़्यादातर महंगे मकान हैं और उनकी सेल्स के नंबर्स भी लिमिटेड हैं। 1 लाख से कम आसपास के मकान इस प्राइस वैल्यू के साथ, 1 करोड़ की प्राइस वैल्यू के साथ बिकते हैं। तो अब ये बाजार पूरी तरह महंगे मकानों में सिमट गया है। हालांकि ब्याज दरों में कमी हुई, जीएसटी में रियायतें भी दी गई, लेकिन सस्ते मकानों की मांग निकलती नहीं दिखाई दी है। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्डर्स में एक किस्म का अब असमंजस दिख रहा है। वो 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 60 लाख रुपए के मकान बनाने के पक्ष में हैं ही नहीं। इसलिए ये पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चरली अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का मार्केट या लग्जरी होम्स का मार्केट हो गया और दिल्ली का एनसीआर का बाजार इस मामले में सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। अब चलते हैं घर के बाद कार बाजार की तरफ। सरकार की तरफ से जीएसटी कटौती का सीधा असर कार की बिक्री पर पड़ा है। ऑटो डीलर्स के संगठन फाडा के मुताबिक इस बार नवरात्रों के दौरान ऑटो बिक्री के जो आंकड़े हैं उसमें 34% का उछाल आया है। पूरे नवरात्र सीजन के दौरान इस बार 11,56,000 गाड़ियां बिकी। पिछले साल ये 8,63,000 गाड़ियों का आंकड़ा हुआ करता था। कंस्ट्रक्शन उपकरणों को छोड़ हर सेगमेंट में वाहनों की बिक्री में उछाल दर्ज किया गया है। सर, जीएसटी कटौती हुई और लोग, ऐसा लग रहा है, घर से गाड़ियां लेने निकल पड़े। क्या लगता है आपको त्योहारों के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा? 22 सितंबर के बाद हमने सेल्स देखी और ये शायद जो एक किस्म की थोड़ी बहुत लेटेंट डिमांड थी, जिसे आप पेंटअप डिमांड कह सकते हैं, जहां लोग 50,000 1 लाख रुपए की कमी के कारण या कीमतें महंगी होने के कारण गाड़ियां नहीं खरीद पा रहे थे, वो सामने आए। इस पूरी गणित को भीतर से समझना जरूरी है। इस कटौती से पहले कार कंपनियां कीमतों में कई स्तर पर बढ़ोतरी कर चुकी थी अपने वाहनों में, तो इस कटौती ने उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाया और सेल्स दिखाई दी जो कि पूरी तरह संभावित थी। 2 व्हीलर की सेल्स में भी करीब ठीक में अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप देखें 1 साल के हिसाब से तो बढ़ोतरी 6.5% के आसपास है, यानी दहाई के अंकों में नहीं है। पैसेंजर कार्स की सेल्स करीब 5.8% बढ़ी है। अब यहां से जो सबसे बड़ी दुविधा है वो ये कि ये फेस्टिवल का सीजन और एक 15 दिन दिवाली का तक का सीजन, जिसको हम बिजी सीजन मानते हैं, उसके बाद कंपनियां जो बढ़ती हुई लागत है उसको जीएसटी के साथ कैसे तालमेल करेंगी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कॉपर होने वाला है। तांबे की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी है, पूरी दुनिया में तांबा महंगा हो रहा है। ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए इस बढ़ती हुई कॉपर की कीमत को एडजस्ट करना मुश्किल होगा और ऐसी स्थिति में क्या वो जीएसटी की रियायतें आने वाले दिनों में जारी रख पाएंगी या जो नए मॉडल्स 2026 के लिए जारी होंगे बाजार में उनकी कीमतें बढ़कर सामने आएंगी, ये दिखाई देगा। क्योंकि अभी तो जो इन्वेंट्रीज में वाहन पड़े हुए थे वो वाहन सेल के लिए आए। तो जीएसटी की कटौती का उत्साह दिख रहा है, पर जो लागत के फैक्टर्स हैं वो अगले कुछ महीनों में सक्रिय होना शुरू होंगे। रुपए में कमजोरी का भी एक असर हमें इस मामले में दिखाई देगा। तो ये सीजन शुरू होने के बाद कंपनियों को इस बात की आशंका है कि उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और कीमतें बढ़ेंगी तो फिर मांग में गिरावट आएगी। टाटा ट्रस्ट में नियुक्तियों और गवर्नेंस के मुद्दे पर ट्रस्टियों के बीच कथित झगड़े की खबरों के बीच मंगलवार को टाटा ग्रुप के शीर्ष नेतृत्व ने गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन न्यूल टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन भी शामिल थे। सर, क्या दखल देगी सरकार एक कॉरपोरेट के विवाद में? सरकार टाटा समूह का विवाद गंभीर हो रहा है और इसका असर हमें टाटा समूह के स्टॉक्स पर, कंपनियों पर दिख रहा है। 400 के आसपास कंपनियां हैं, इतना बड़ा 156 साल पुराना समूह है। और हमने एक दौर रतन टाटा के दौर में देखा था जब रतन टाटा के साथ शपूर जी पुलन जी परिवार का विवाद हुआ था। लगभग विवाद उसी दिशा में पहुंच रहा है। 2 धड़ों में बट गया है टाटा। बोर्ड ये समझना जरूरी है
एक समूह ऐसा है जिसमें कि नोएल टाटा, जिनको कि रतन टाटा नियुक्त करके गए थे, वेणु श्रीवास्तव, विजय सिंह एक तरफ है और दूसरी तरफ मेहिल मिस्त्री, डारियस खंभाटा, सिटी बैंक के सीईओ प्रमित जवेरी और पुणे के एक उद्योगपति जहांगीर हॉस्पिटल के चेयरमैन जहांगीर सिंह जहांगीर एक तरफ है। विवाद उसी इस तरीके का है जो हमने पिछले दिनों में जो पहले देखा था। इस विवाद में यह माना जा रहा है कि नोएल टाटा और उनके समूह ने जो शपूरजी पोलंजी ग्रुप से और मेहिल मिस्त्री का जो समूह है उसके साथ तमाम जानकारियां नहीं की, नियुक्तियों में उन्हें शामिल नहीं किया। विवाद विजय सिंह की नियुक्ति को लेकर हुआ था। मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर है और इसलिए पहली बार ऐसा दिख रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के पास ये पूरा मामला पहुंचा है। गृह मंत्री अमित शाह से नोएल टाटा और 2-3 लोगों ने मुलाकात भी की है और उन्हें बताने की कोशिश की। सरकार की चिंता ये है कि इतने बड़े समूह में ये विवाद आने वाले दिनों में कंपनियों में निवेश पर बड़ा असर डाल सकता है। सरकार ने हालांकि प्रत्यक्ष रूप से किसी दखल की बात तो नहीं कही है, पर एक कहा है कि जो व्यवस्था रतन टाटा की तरफ से दी गई थी और जो टाटा समूह टाटा सन्स के बोर्ड की व्यवस्थाएं हैं उन्हें पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। टाटा समूह के लिए शुभ में एक और बड़ी चुनौती है कि टाटा समूह इस समय कई सारे और मामलों में भी उलझा हुआ है। जैसे कि टाटा समूह रिजर्व बैंक से प्राइवेट समूह बने रहने के मामले को हल कराने की कोशिश कर रहा है। आरबीआई का कहना है कि इतनी बड़ी होल्डिंग कंपनी प्राइवेट नहीं रहनी चाहिए। टाटा सन्स शपूरजी पोलंजी समूह के पूरी तरह से बोर्ड से एग्जिट पर भी बात कर रहा है कि वो अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल जाएं, जिस पर विवाद होता है। इस बीच में ये विवाद टाटा समूह की कंपनियों के भविष्य को लेकर असमंजस और आशंका पैदा कर रहा है। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को लोन डूबने की प्रोविजनिंग से जुड़े नए नियम का ड्राफ्ट जारी किया है। संभावित क्रेडिट लॉस यानी ईसीएल के नए नियम मौजूदा प्रोविजनिंग नियमों की जगह लेंगे। रिजर्व बैंक का कहना है कि नए नियमों का मकसद देश के क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करना है। सर, नई व्यवस्था में कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं? ये बहुत प्रतीक्षित और प्रत्याशित व्यवस्था थी जिसकी का संकेत आरबीआई ने अपनी ताजी मॉनेटरी पॉलिसी में भी दिया था। जो ईसीएल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का ढांचा है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से, उसमें बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पुराने सिस्टम में बैंक प्रोविजनिंग तब करते थे जब डिफॉल्ट हो जाता था, लेकिन जो नया ईसीएल सिस्टम है इसमें बैंक्स पहले से समझने की कोशिश करेंगे, लोन देते समय हर रिपोर्टिंग तारीख पर एक्सपेक्टेड लॉस का प्रावधान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों से यह कहा जाता है कि डिफॉल्ट के बाद वो प्रावधान ना करें, डिफॉल्ट से पहले ही उसका प्रावधान करें। तो ये परिस्थिति ऐसी होगी कि जैसे किसी ने बैंक से कर्ज लिया है और उसका कर्ज कहीं थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस में आता दिखाई दे रहा है रिपोर्टिंग तारीख पर, तो बैंक उसके लिए प्रोविजनिंग करना शुरू करेंगे। इसके अलावा इसे 3 स्तर पर बांटा गया है। सामान्य लोन जिनमें जोखिम नहीं बढ़ा और 12 महीने के संभावित नुकसान के लिए प्रावधान करना पड़ेगा। लोन जिनमें जोखिम बढ़ा है लेकिन डिफॉल्ट नहीं हुआ, पूरी लोन की अवधि के लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और डिफॉल्ट हो चुके लोन में पूरे नुकसान के लिए प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि बैंक अपने कैपिटल से पैसा निकालकर इसके बदले सामने रखते हैं, जिससे कि अगर यह लोन डूब भी जाए तो बैंक के पास उतनी पूंजी रहे। जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन में स्टेज 1 में 1%, स्टेज 2 में 5% और प्रोजेक्ट फाइनेंस में करीब 1.2 से 5 से 1% के आसपास करना होगा। अनसिक्योर्ड लोन को इस दायरे में लाकर अब इस पूरे ईसीएल ढांचे को, क्रेडिट के ढांचे को थोड़ा ज्यादा चुस्त बनाया जा रहा है। लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा और 2031 तक इसका पूरा ट्रांजिशन होगा। मतलब 2027 से 3 साल के भीतर, 3 से 4 साल के भीतर इसे क्रमशः लागू किया जाएगा, क्योंकि तत्काल बैंकों की पूंजी पर बड़ा असर न पड़े। सर, बैंकों पर इसका क्या असर होगा? पूरी बैंक की जो व्यवस्था है, बैंकों के लिए तात्कालिक तौर पर तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी 2027 से, जैसा माना जा रहा है, क्योंकि जोखिम वाले और अनसिक्योर्ड लोन भारत में बड़ी चुनौती है बैंकों की और उसमें डिफॉल्ट का प्रेशर शुरुआती दिनों से ही दिखने लगता है। तो इसलिए उसके लिए इनको पहले से पूंजी का प्रोविजन करना पड़ेगा और उन्हें एडवांस में पूंजी भी चाहिए होगी बैंकों को। इसलिए आरबीआई ने इतना समय दिया है कि बैंक अभी से लेकर 2025 से लेकर 2026 तक अपने लिए पूंजी की व्यवस्था कर सके। बाद में जोखिम वेटेज बदलेंगे तो धीमे धीमे प्रभाव कम होगा, लेकिन तात्कालिक तौर पर पूंजी ज्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा, नए जोखिम वेटेज आ गए हैं एमएसएमई के लिए, रियल एस्टेट लोन के लिए, जिनमें आरबीआई ने जो डिफॉल्ट के डेटा आए थे उनका इस्तेमाल किया और ये समझने की कोशिश की है। प्रोजेक्ट फाइनेंस के में भी थोड़ा सा बैंकों पर प्रभाव होगा जिनके जोखिम वेटेज ज्यादा होंगे। तो बैंकों को यहां से अगर हम निवेशकों की दृष्टि से देखें या जमाकर्ताओं की दृष्टि से देखें तो ईसीएल आने वाले 5-6 महीनों में बैंकों की तरफ से नई पूंजी जुटाने के जुगाड़ों को प्रभावित करेगा, प्रोत्साहित करेगा। बैंकों को नई पूंजी की व्यवस्था करनी होगी जिसका असर उनकी फाइनेंसिंग पर, उनके बाजार से कर्जों पर दिखाई देगा।
दुनिया भर में गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने सितंबर के दौरान रिकॉर्ड 146 टन सोने की खरीद की है। इस खरीद से सितंबर अंत तक वैश्विक गोल्ड ईटीएफ की गोल्ड होल्डिंग बढ़कर 3,837 टन हो गई है। ये 41 महीने में सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। सितंबर में भारतीय गोल्ड ईटीएफ ने भी 7 टन से ज़्यादा सोना खरीदा है। गोल्ड की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी ने दुनिया भर के रिटेल निवेशकों को गोल्ड में निवेश के लिए आकर्षित किया है। इस वजह से ईटीएफ में होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। सर, क्या बता रही है ईटीएफ में ये बढ़ती होल्डिंग? ये कल का एक और आंकड़ा है जो सोने में तेजी को मजबूत करता है। अर्थ में इस बार हमने संकेत भी दिया था कि अभी ईटीएफ की वो खरीद लौटी ही नहीं जो 2020 में थी, लेकिन अब उसकी तरफ बढ़ने की तस्वीर दिख रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जो आंकड़े बताया उस हिसाब से अगर आप गौर से देखें तो अमेरिका से करीब $16 बिलियन का निवेश आया ईटीएफ में, यूरोप से करीब 8.2 से 8 से 9 बिलियन डॉलर का निवेश आया Q3 में, एशिया से 2.1 बिलियन डॉलर के आसपास के निवेश आया, जिसमें चाइना, जापान और भारत में $902 मिलियन की निवेश हुआ है। और अब ईटीएफ में छोटे निवेशकों का, सामान्य निवेशकों का पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। जो नंबर है वो काफी बड़ा है शुभम, $472 बिलियन के आसपास का एयूएम ईटीएफ में दिख रहा है। ये तो कुछ देशों के जीडीपी से भी ज़्यादा है। इतना बड़ा एसेट बेस इन ईटीएफ्स में मौजूद है। और ये उस पर खास बात ये कि 2020 में जो पीक आई थी ईटीएफ में निवेश की, अभी उससे पीछे है। तो इसलिए सब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईटीएफ में निवेश और बढ़ेगा। और ख़ासतौर पर जैसे जैसे सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दिख रही है हमें, वो है उसका असर में दिख रहा है। सितंबर के महीने में सोने ने करीब 13 नई ऊंचाइयां बनाई, 13 नए हाई छुए हैं। और इसलिए अगला महीना भी ईटीएफ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है। दुनिया भर के बाजारों की निगाहें इसके ऊपर बनी हुई हैं। सर, गोल्ड की कीमतों को अगर समझें ईटीएफ की इस खरीद की रोशनी में, तो आपको क्या संभावना बनती दिख रही है? शुभम, जैसे 13 नए हाई बनाए सितंबर में के महीनों में गोल्ड की कीमत ने ग्लोबल के बेस के ऊपर। और हम आंकड़ा देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो वॉल्यूम है वो करीब सोने की ट्रेडिंग का वॉल्यूम $388 बिलियन पर डे के आसपास पहुंच गया। 34% के मंथ ऑन मंथ बढ़ोतरी हुई ग्लोबल मार्केट के नतीजों के आधार पर। तो अगर इसे आप करीब से समझने की कोशिश करें तो जो फ्लो बैंकों की तरफ से आ रहा था उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अब निवेशकों का फ्लो भी आने लगा है। हालांकि निवेशक ऊंचे स्तर पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। बैंकों ने काफी पहले से सोना खरीदना शुरू किया था, लेकिन जिनको लग रहा था कि केवल बैंक से खरीद रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स से बाहर हैं, वो भी अब इसमें आ रहे हैं। और इस वजह से गोल्ड की डिमांड, फिजिकल गोल्ड की डिमांड, खासतौर से जो फिजिकल गोल्ड बैक्ड ईटीएफ हैं, उनकी वजह से गोल्ड की डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ने की संभावना। और इसलिए देखिए $4,000 से ऊपर गोल्ड की कीमत आज निकल गई। और जो संभावनाएं आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले बिल्कुल अप्रत्याशित लग रही थी कि सोना $4,000 से ऊपर जाएगा, वहां अब लोग ये मान रहे हैं कि $5,000 की मंजिल, $5,000 प्रति औंस की मंजिल के आकलनों पर भी भरोसा किया जा सकता है। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन ने अब रणनीति बदली है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के सहयोग से यूक्रेन अब रूस के तेल ठिकानों पर ज़्यादा हमले कर रहा है, जिस वजह से रूस की एनर्जी सप्लाई पर मार पड़ रही है। ऑयल रिफाइनरियों पर हुए हमले की वजह से रूस को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की नौबत आ गई है। यूक्रेन का मकसद है कि रूस के तेल सप्लाई को निशाना बनाकर तेल से होने वाली कमाई को रोका जाए। सर, क्या लग रहा है आपको, कैसे युद्ध की तस्वीर अब बदल रही है? यूक्रेन को क्या बढ़त मिल जाएगी इससे? ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है पिछले 2 हफ्ते का। कल हमने कच्चे तेल की कीमतों पर और बाजार के संदर्भ पर बात की थी, लेकिन अब पूरी दुनिया में अलग अलग कूटनीतिक हलकों में, तेल बाजारों में, मुद्रा बाजारों में और स्टॉक मार्केट्स में इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या रूस और यूक्रेन की जंग का संतुलन बदल रहा है। और यूक्रेन ने जो अपनी टैक्टिक बदली है, जो अपने आपको दूसरे तरह से इस हमले में युद्ध में शामिल किया है, उसका असर रूस पर काफी गहरा हो रहा है। और क्या यूक्रेन ने जंग का तरीका बदल दिया है? आंकड़े देखिए, यूक्रेन ने अब रिहायशी इलाकों पर या फौजियों पर हमला करने के बजाय सीधे रूस की तेल रिफाइनरी और ऊर्जा इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है। सितंबर 2025 तक रूस की गैसोलीन और डीजल रिफाइनिंग क्षमता 40% तक टूट गई। 2 दिन पहले रूस ने अपने 251 ड्रोन के साथ बेलग्रेड पर हमला किया था, एक इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन पर। इसके बाद उस एरिया में बिजली की और पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। यूक्रेन ने टैक्टिकली ऐसे वेपन्स डेवलप किए हैं जिनमें ड्रोन के जरिए वो 1600 किलोमीटर दूर भीतर तक रूस पर हमला कर रहा है, जिसमें कि साइबेरिया की एक ट्यूमन रिफाइनरी है जिसको निशाना बनाया गया। ये यूक्रेन की अभी तक की टैक्टिक में, रणनीति में सबसे अभूतपूर्व
पहुंच दिखाता है। यूक्रेन ड्रोन हमलों का इस्तेमाल कर रहा है जो बहुत आसानी से रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद देते हैं। डिकॉय ड्रोन चलाए जाते हैं जो रक्षा प्रणालियों को भटकाते रहते हैं, और जो सबसे कमजोर सुविधाएं, जो सबसे कमजोर सुरक्षा की दृष्टि से जो सबसे कमजोर ढांचा है ऑयल वाला, जहां रिस्क सबसे ज़्यादा है, उसे निशाना बनाया जा रहा है। और इससे रूस के लिए अब जंग को आक्रामक तौर से लड़ने के बजाय खुद को डिफेंसिव करना पड़ रहा है, और ये रूस की बड़ी दुविधा है। ये शिफ्ट हमें इस जंग में होता दिख रहा है। सर, चर्चा टॉमहॉक मिसाइलों की भी है अमेरिका की तरफ से। अगर ये मिसाइलें आती हैं तो क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन के इन ताजे हमलों से रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। रूस की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ है। तो पुतिन पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने इस बात का आधिकारिक रूप से संकेत दिया कि वो टॉमहॉक मिसाइल दे सकते हैं। अगर ये हथियार मिलता है तो फिर यूक्रेन और रूस की जंग की तस्वीर बदल जाएगी। 1600 से 2500 किलोमीटर तक का मिसाइल है, जिससे कि मॉस्को के और गहरे क्षेत्र अब इसके निशाने पर आ जाएंगे। अमेरिका चूंकि इनकी लॉन्च पर कमांड रखता है, इसलिए वो देखेगा कि कहां इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को लंबी दूरी की क्षमता इसके जरिए मिल जाएगी। और इससे जो एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं और जो सुरक्षित हिस्से हैं ब्लैक सी फ्लीट, कमांड सेंटर, इनको निशाना बनाने की क्षमता यूक्रेन को मिलेगी। टॉमहॉक्स कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और इन्हें रोकना बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया में इन मिसाइल्स की क्षमता काफी स्थापित है। सर, तीसरा और एक सवाल और कि युद्ध में रूस की चुनौतियां क्या हैं? फिर रूस की सबसे बड़ी चुनौती है शुभम, रूस जो तेल का एक्सपोर्टर था वो अब इस स्थिति में आ गया कि उसको सिंगापुर, चीन और दक्षिण कोरिया से पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ड्यूटी कम करने पड़ रही है, ड्यूटी घटाई है इंपोर्ट ड्यूटी रूस ने। ईंधन की कमी से सेना प्रभावित हो रही है क्योंकि उनके पास पेट्रोल डीजल नहीं पहुंच रहा है। निर्यात रोक दिया गया है, इसलिए उसकी आर्थिक क्षमताएं टूट रही हैं। रिफाइनरियों को दोबारा बनाने में, तैयार करने में, उनको मरम्मत करने में भारी संसाधन जा रहे हैं। और इसलिए इस पूरी जंग में यूक्रेन ने रूस को एक किस्म से रक्षात्मक बना दिया। उसकी दुविधा यह है कि रूस की दुविधा यह है कि वो जंग लड़े मोर्चे पर या भीतर अपनी क्रिटिकल एसेट्स की सुरक्षा कर सके। और यही वो बढ़त है जो यूक्रेन को मिल रही है। हालांकि इसका रिस्क है रूस कोई बड़ा हमला, कोई बड़ा घातक फैसला भी ले सकता है और जंग को बिल्कुल नया मोड़ दे सकता है। यूक्रेन की अपनी एक सीमाएं हैं, यूक्रेन के पास सीमित हथियार हैं, पारंपरिक कमजोरियां हैं, लेकिन ऊर्जा पर, एनर्जी पर टारगेट करके युद्ध को कई तरह से यूक्रेन ने अपने तरह से घुमाना शुरू कर दिया है। रूस अब उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है और इसलिए अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर ये जंग, रूस और यूक्रेन की जंग में से कुछ बड़े घटनाक्रम निकलकर सामने आ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपने शो देखा। कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो लिख भेजिए, हम उन सुझावों को बिल्कुल शामिल करेंगे। और अब कुछ ही घंटे बचे हैं गोल्ड के वेबिनार में जो 11 अक्टूबर को होने वाला है। इस दिवाली पर अगर आप गोल्ड में कुछ खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो धनतेरस, दिवाली से पहले ये वेबिनार ज़रूर सुन लीजिए, शायद आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और अगर आपको कोई ख़ास ऑफ़र चाहिए या अगर आपको लगता है कि आप इसके साथ साथ एक और वेबिनार जो 25 को होना है वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप संपर्क करिए बोनस की टीम से और जितनी जल्दी हो सके ये रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे, अन्यथा आप इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।